नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो हम चलते हैं महाराष्ट्र, जहां की राजनीति 20 के चुनाव, 23 के रिजल्ट और पता दिन कितने लग गए, 10-12 दिन लग गए सरकार बनने में, मुख्यमंत्री और उसके बाद कैबिनेट गठन में। पर आज की तारीख में भी महाराष्ट्र में हलचल बना हुआ है। कौन किसके साथ है आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर खेल चल रहा है। विधान परिषद के अध्यक्ष के लिए राम शिंदे का नाम भारतीय जनता पार्टी ने जब उठाया, एकनाथ शिंदे थोड़े नाराज नजर आए। उनको लगा कि आपने तो सभा ले लिया, परिषद तो हमारे लिए छोड़ दें। साथ में देवेंद्र फडणवीस के लिए एक नया मुद्दा भी उठ गया, मराठा रिजर्वेशन को लेकर। जो रिजर्वेशन की मांग करते थे, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे, और उन्होंने मराठा नेताओं को आमंत्रित किया है कि आइए हमारे साथ रिजर्वेशन के इशू पे। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो खड़ा हुआ है और आज नजर आ रहा है, वो है कोई और नहीं, उद्धव ठाकरे। ठाकरे जी अपने दल बल के साथ, बेटे के साथ जब देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए तो तरह तरह की अटकलें शुरू हो गई कि क्या उद्धव जी वापस आ रहे हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे हट रहे हैं, शिवसेना एकत्रित और एकजुट हो रहा है या नहीं। पर उद्धव ठाकरे का यह स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को इन अ वे स्ट्रांगली अटैक किया है। कहा है कि महाराष्ट्र के नायकों पे आक्षेप और उन पे उंगली उठाना बंद करो, जैसा आपने पहले किया था ज्योतिभाई फूले के नाम पे, जैसा शिवाजी को लेकर आप उठाते रहते हो। आज की तारीख में आपने बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर पार्लियामेंट में ही इस तरह की बात कर दी। या तो अमित शाह स्थान छोड़ें, गद्दी छोड़ें, या क्या करना है नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू उद्धव जी ने उठा दिया। शायद उद्धव को यह समझ में आ गया कि आज की राजनीति में राजनीति ऐसे ही की जाती है, बेस्ड ऑन नैरेटिव्स और रिएक्शंस। पार्लियामेंट में उन्होंने जो बयान और उनका जो स्पीच था बहुत ही स्ट्रॉन्ग। मैं शैलेंद्र जी के पास चलता हूं महाराष्ट्र में। शैलेंद्र जी वहां के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि मराठा विवेक, महाराष्ट्र की फीलिंग इन मुद्दों पे क्या है। जी शैलेंद्र जी। जी नमस्ते। देखिए, मराठाओं की अगर बात करें तो मराठा आपको पता है पहले से ही रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। जरांगे पाटिल खुद ऐलान कर चुके थे कि उनके समर्थक चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने वापस ले लिया। अब चूंकि शिंदे की बात करें तो शिंदे एक मराठा के तौर पर देखे जाते हैं। शिंदे व्यक्तिगत तौर पर मराठा हैं, तो अब इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल सकती हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इस बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी पड़ी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की मेजॉरिटी जो थी वो बीजेपी की थी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, इन सब से परे मराठा रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन लगातार होते रहे हैं। सरकारें जितनी भी थी, सभी सरकारों ने तमाम वादे किए। अब यहाँ पर चीजें जो हैं, या तो उनके वादों पर जरांगे पाटिल को भरोसा नहीं है, या तो जरांगे पाटिल जो मांग कर रहे हैं वो सरकार उन्हें दे नहीं सकती। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो लगातार चलती जाएंगी, और मराठाओं को लेकर ये इस तरह का ये जो मुद्दा गरमाया है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, इतना साफ है। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो अपनी अपनी बयानबाजी में लगे हुए हैं। और रही बात नाराजगी की, तो देखिए खेमे में नाराजगी है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी, इन तीनों की महायुति बनी और महायुति की सरकार ने शपथ ली। शिंदे चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन चूंकि बीजेपी की सबसे अधिक सीटें थी,
इसलिए बीजेपी ने प्रपोज किया देवेंद्र फडणवीस को, और उस पर संघ का भी ऐतराज नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए। संघ के पूरी तरह से संघ का समर्थन था। अब इसमें बार्गेनिंग करने की कोशिश जो है वो शिंदे की तरफ से हो सकती थी, लेकिन चूंकि अजीत पवार महायुति के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, अगर शिंदे नहीं भी समर्थन देते तो भी अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी अपना सरकार बना लेती। अब ऐसे में बार्गेनिंग पावर जो थी शिवसेना की, शिंदे की, वो जीरो हो गई। नाराजगी की बात सिर्फ शिंदे गुट या अजीत पवार गुट में नहीं है, बीजेपी के लोगों में भी नाराजगी है। बीजेपी के भी तमाम विधायक ऐसे हैं जो अपने आप को समझ रहे थे इस बार शायद उन्हें मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिला। तो नाराजगी जो है वो तीनों खेमों में है। कुछ लोगों की उजागर हो चुकी है नाराजगी, कुछ लोगों की अभी उजागर नहीं हो सकी है, और बीतते समय के साथ वो नाराजगी जो है वो सामने आएगी। अजीत पवार के खेमे के छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो छगन भुजबल नाराज होकर वहां से निकल दिए। उनके पार्टी के जो समर्थक हैं, माफ करिएगा, जो छगन भुजबल के जो समर्थक हैं, जो ओबीसी राजनीति करने वाले लोग, उनके जो समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतरकर अजीत पवार के खिलाफ आंदोलन किए, जूते मारो आंदोलन किए गए। तो ऐसे में अब तमाम जो नाराज लोग हैं वो अपने लोगों के थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो नाराज हैं और आगे का रास्ता हो सकता है कठिन हो। तो अब कोशिश ये है कि बीच में अजीत पवार नॉट रीचेबल थे, उनका मोबाइल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। तमाम जो कार्यकर्ता थे, जो उनके शुभचिंतक थे, वो उन्हें कोशिश कर रहे थे बात करने की, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो नाराजगी हर खेमे में है, किसी को भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते, ये चीज मान लीजिए। और यही वजह रही कि जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, शिवसेना शिंदे गुट ने बकायदा उनसे बॉन्ड साइन करवाया है कि आप 2.5 साल तक मंत्री रहेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में फिलहाल। नहीं, ऐसी स्थिति में सुनने में आया है कि छगन भुजबल ने तो बड़ा खुलकर कह दिया कि आपने मुझे क्या ऐरा गहरा समझ रखा है, ऐरा गहरा समझ रखा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर किसी पार्टी के अंदर होने लगे, और खासकर एक वरिष्ठ विधायक के थ्रू, तो लगता नहीं है कि कुछ कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार क्या 2.5 साल के लिए इन्होंने भले बॉन्ड लिखवा लिया, क्या 2.5 साल भी चल पाएगी इस स्थिति में? भले नंबर्स पे आप जाएं तो नंबर्स के हिसाब से तो इनके पास अफरात है, ये 5 साल खींच लेंगे। पर अगर इधर से उधर हो, जैसे कि उद्धव जी मिलने चले गए 90, मुझे जहां तक मेरी जानकारी जाती है 2019 में शायद मतोश्री का दरवाजा बंद कर दिया गया था देवेंद्र फडणवीस के लिए, जो खबरें आई थी। और आज उद्धव जाते हैं मिलने। क्या देवेंद्र फडणवीस भी ये इस बात को समझ गए हैं शायद कि बीएमसी हो या महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे का खेल आज है, ये दबाव की राजनीति शायद फडणवीस जी भी समझ रहे हैं। क्या उद्धव वापस जा सकते हैं? देखिए अजय जी, कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट आपका दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन। हर किसी के लिए आज जो दुश्मन है कल वो दोस्त बन सकते हैं, आज जो दुश्मन है कल वो दोस्त बन सकते हैं। तो राजनीति में हर किसी के दरवाजे जो हैं वो खुले होते हैं। बस मौका होता है, एक मौके की नजाकत होती है, मौका समझने की जरूरत होती है, और यही चीजें जो है या उनकी पार्टी के और कोई नाराज नहीं है। तो महाराष्ट्र की स्थिति ये बनी हुई है कि बीजेपी की तरफ से लगातार सरकार बनने से पहले से लेकर सरकार बनने के बाद तक देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ दूसरे तमाम नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर बचाव किया अपनी जो एलिंग पार्टीज हैं, शिवसेना और अजीत पवार की पार्टी एनसीपी की। हालांकि शिंदे नाराज थे, तो स्थिति जो बनी हुई है, कोशिश लगातार की गई कि लोगों तक ये मैसेज दिया जाए कि महायुति में नाराजगी नहीं है, सब आपसी सहमति से जो चीजें हो रही हैं वो हो रही। तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो रह नहीं पाई, ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाई कोशिशें, क्योंकि एकनाथ शिंदे नाराज होकर सातारा चले गए, जो उनका पैतृक निवास है।
फिर वहां से मुंबई गए, मुंबई में बीमार पड़े, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तमाम ट्रीटमेंट वगैरह हुई। उनकी लास्ट तक कोशिश थी कि कम से कम उन्हें मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मलाईदार जो पोस्ट है, खास करके उनकी मांग थी कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, लेकिन उसे भी उन्हें नहीं दिया गया। तो ऐसे में नाराजगी तो पहले से थी ही और उसके बाद नाराजगी और बढ़ गई। न सिर्फ शिंदे बल्कि शिंदे के तमाम ऐसे विधायक भी हैं जो नाराज हुए और जो विंटर सेशन नागपुर में चल रहा है, उस विंटर सेशन को छोड़कर वो अपने पार्टी कार्यालय में आकर बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ एकनाथ शिंदे की बात नहीं हो रही, एकनाथ शिंदे के तमाम विधायक हैं, अजीत पवार के छगन भुजबल खुलकर सामने आए, इसके अलावा भी और तमाम विधायक हैं जो इस तरह की लॉबिंग कर रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सके, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पाई क्योंकि दावेदार बहुत हैं, लेकिन सरकार की भी अपनी एक सीमा है, उन्हें भी कितना मंत्रिमंडल का विस्तार करना है वो उन्हें डिसाइड करना है। तो लोगों की जो डिमांड होगी, डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाएगी, ये तो साफ है। और यही वजह है कि लोगों में नाराजगी जो है वो देखी जा रही है और लोग अब अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं। छगन भुजबल ऐलान कर चुके हैं, वो खुले तौर पर बोल चुके हैं कि मैं नाराज हूं, मेरे साथ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं आलतू फालतू या ऐरा गैरा आदमी नहीं हूं। इस तरह की बयानबाजी जब होने लगे तो ये समझ लीजिए कि मामला जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, जो इंटरनली सोचा जा रहा था कि मामला सुलझ जाएगा, तो वो सुलझ नहीं रहा और यही कारण है कि अब ये तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोली जा रही हैं। और आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति इन बीजेपी की एलिंग पार्टीज जिस तरह का सिचुएशन बना रही, जिस तरह की स्थिति पैदा कर रही हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में हो सकता है कि सरकार के लिए और भी चुनौतियां पैदा हों। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।